हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मानव जनन का 90 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिए। 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कुछ क्वेश्चन बैंक के भी है और कुछ नया क्वेश्चन भी है। और बायोलॉजी में नया क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिए। और जितना करवाऊंगा प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करते चलेगा। जो क्वेश्चन नहीं पता होगा एडवांस में पहले ही बोल रहा हूँ, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। जो नहीं पता रहेगा स्टार मार्क लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर वो आ जाए तो आप लोग अच्छा आसानी से उसको कर सके। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन एक होता है, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करना है। अब करना जरूरी है, बात को समझिए आप लोग। ठीक है, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाएगा। और आप लोग फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में समझिए मिनिमम 4 महीने बचे हुए हैं, तो आपका तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो कैसा आप लोग का तैयारी चल रहा है। फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए कमेंट भी कर दिए होंगे प्यार बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। आप लोग पूरे मन से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष नजरों के पास है प्यार बच्चों के जीवों में प्रजनन की क्रिया क्या। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है तो बताइए जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो कैसी होती है। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करेंगे आप लोग फटाफट इसका आंसर दे देंगे कि जीवों में प्यार बच्चों वो प्रजनन की क्रिया होती है। तो क्या आवश्यक है प्रजनन की क्रिया में? पहला ऑप्शन दिया गया है कि जीवों की संख्या में वृद्धि करना। बताओ जीवों में प्रजनन की क्रिया का मतलब जीवों की संख्या में वृद्धि करना है। तो हाँ बात सही है, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। फिर ऑप्शन भी देख लीजिए, पृथ्वी पर जीवन जीवन के निरंतर बनाए रखने के लिए। हाँ अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो कौन रहेगा, इसलिए जानना जरूरी है। इसलिए भी सही हो जाएगा अपने जाति के जीवों को बनाए रखना। जैसे हम लोग इंसान जाति है तो जनन करना जरूरी है। मान लीजिए भैंस जाति है तो भैंस का जनन करना जरूरी है। अगर मान लीजिए चिड़िया वगैरह तो वो सबको जनन करना जरूरी है। जनन करेगा तब ना अपना अस्तित्व बनाए रखने का, अपना जाति को तब ना बना पाएगा। अगर नहीं करेगा तो विलुप्त ना हो जाएगा। इसीलिए बात को ध्यान रखेगा, यहाँ पर सभी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जीवों में जनन क्रिया के लिए आवश्यक है तो इनमें से सभी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों का आंसर है कि नार में वृषण कोष स्थित रहता है। देखो नार में जो वृषण कोष होता है कहाँ पर स्थित होता है, फटाफट कमेंट कर दो। जो नार जो होता है उसमें वृषण कोष कहाँ पर उपस्थित होता है, तो ये उदार गुहा के नीचे में होता है। क्यों होता है उदार गुहा के नीचे में? क्योंकि वृषण कोष उदार गुहा के नीचे में होता है क्योंकि इसको शुक्राणु निर्माण करना है और शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए तभी निर्माण हो सकता है। इसीलिए यह उदार गुहा के बाहर होता है वृषण कोष, और इसी में वृषण होता है और इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा नर में वृषण कोष स्थित रहता है तो उदार गुहा के बाहर लटका रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नर में पाए जाने वाला प्रमुख जननांग क्या है। नर में जो पाया जाने वाला प्रमुख जननांग है वो आपका वृषण है, और मादा में पाया जाने वाला प्रमुख जननांग अंडाणु है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेगा वृषण जो होगा यहाँ पर प्यार बच्चों सही जवाब हो जाएगा। यानी कि नर में पाए जाने वाला प्रमुख जननांग वृषण, और मादा में क्या होता है अंडाशय। वृषण में शुक्राणु निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणु निर्माण होता है। तो यहाँ पर बात को ध्यान रखेगा। और शुक्राणु का निर्माण जो होता है पूरे तरह से परिपक्व होता है तो आधे वृषण में होता है। ठीक है, और ये सब बात याद रखेगा। और वृषण कहाँ पर होता है, तो वृषण कोष में होता है अंडा के आकार का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बे नंबर ध्यान रखेगा। और जितना बताऊंगा विशेष ज्ञान उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि याद रहे। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण किससे होता है? जो शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, शुक्राणु कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके मध्य भाग में जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या होता है, तो इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है शुक्राणु के मध्य भाग में। इसका काम क्या होता है, तो शुक्राणुओं को जो होता है ना प्यारे बच्चों एक तरह से कहे तो पोषण भी देता है माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ में जो पूछ होता है ना उसको गति देता है, यानी कि
उस होता है प्यारे बच्चों, उसको एनर्जी थोड़ा देता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके कारण वो तेजी से गति करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और शुक्राणु का जो ऊपरी भाग होता है एक्रोसोम होता है। क्या चीज होता है? एक्रोसोम। ये क्या चीज का बना होता है? एक्रोसोम होता है। क्या चीज का बना होता है? तो ये गोल्जी काय का बना होता है। ठीक है, कि इसमें एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, बस इतना तक ध्यान रखो, अगर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखो, प्राथमिक लैंगिक जनन कौन है? तो देखो प्राथमिक लैंगिक जनन पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। तो प्राथमिक लैंगिक जनन पुरुषों की बात किया जाए तो इसमें वृषण होता है। ठीक है, क्या चीज होता है? वृषण होता है। तो सही जवाब यहाँ पर सी नंबर होगा। प्राथमिक लैंगिक जनन वे होते हैं जो जरूरी होते हैं हर इंसान में। ठीक है, तो इसमें वृषण है, तो सही जवाब सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? देखिए पहले बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। एक एंड्रोजन होता है, एस्ट्रोजन नहीं बोले, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, ये कहां पर होता है? तो सुनिए, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में होता है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन उत्पादन करता है? तो वृषण द्वारा उत्पन्न होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसलिए सही जवाब जो होगा बी नंबर हो जाएगा। और अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादन होता है? तो प्रोजेस्टेरोन ये सब जो होता है वो सब उत्पन्न होता है, एस्ट्रोजन वगैरह। ठीक है, तो वो सब होता है अंडाशय द्वारा। लेकिन यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन की बात किया जा रहा है, तो वृषण द्वारा होगा। बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जितना करवाऊंगा प्यार बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप, ठीक है, आप चैप्टर वाइज कमांड बनाना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग को इसी प्रकार से चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट को, लाइन को याद रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में बेहतर कर सके। और दूसरा स्टेप्स ये है कि आप लोग रोज क्लास कीजिए, और जो पॉइंट ना पता रहे उसको स्टार मार के लिख लीजिए, ताकि वो अगली बार आए तो आप लोग बता पाए। और अगली बार बता दिए तो समझे आपकी तैयारी बेहतर चल रहा है, आप सही कदम चल रहे हो प्यार बच्चों, उसी कदम को फॉलो करना है। जो नहीं पता रहेगा लिखते चलिएगा। ठीक है, आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नार एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो देखो नार युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन करता है तो उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के दौरान युग्मज बनता है, और युग्मज के दौरान क्या बनता है? भ्रूण बनता है, जो गर्भाशय में पूर्ण होता है जाकर के। तो ध्यान रखिए, नर एवं मादा के संयोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो निषेचन बोलेंगे। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा? युग्मज बनेगा। और युग्मज क्या चीज होता है? द्विगुणित होता है, क्योंकि नर और मादा युग्मक दोनों इसमें होता है, इस कारण से ये द्विगुणित होता है। तो नर एवं मादा के संयोजन से क्या बनता है? निषेचन। और निषेचन के दौरान युग्मनज। इसलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत है, एकदम नहीं होगा। और ये सब देखिए ए नहीं होता, मतलब ये अकेला अकेला सब होता है, अगुणित होता है। अगला क्वेश्चन आज प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, कॉपर ग्रंथि को उपस्थित होता है। देखिए कॉपर ग्रंथि को बलवा यूथरल ग्रंथि कहा जाता है। क्या मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा। कॉपर ग्रंथि को बलवा यूथरल ग्रंथि कहा जाता है। कहां पर पाया जाता है? ये सब सारा चीज करवाया हुआ है। ठीक है, तो कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता था। कॉपर ग्रंथि पुरुष में ही पाया जाता है, ये मत सोचिएगा कि मादा में पाया जाता है कॉपर ग्रंथि, नहीं। कॉपर ल्यूटियम मादा में पाया जा सकता है, जैसे कि मासिक चक्र होता है उसके दौरान उपस्थित हो, बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कॉपर ग्रंथि जो उपस्थित होता है केवल और केवल नर में उपस्थित होता है, पुरुषों में कॉपर ग्रंथि पाया जाता है, जिसे बलवा यूथरल ग्रंथि भी कहते हैं। और फिगर में मैंने आपको बताया भी था। तो ध्यान रखेगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का क्या काम होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण का बतावे क्या होगा? द्वितीयक लैंगिक जनन, तो लैंगिक प्रजनन होता है नहीं, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट करता है। जैसे कि नर में क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण में नर में होता है कि दाढ़ी मूंछ आ जाता है, पुरुषों में, ठीक है, और महिलाओं में है कि आवाज का पतलापन, और भी बहुत सारा विकास होता है जो आप लोग भी जानते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है? तो नर और मादा के बीच अंतर प्रकट चलता है। जैसे कि वॉइस, जब इंसान 18 साल से ऊपर हो जाता है तो उसका वॉइस थोड़ा भारी हो जाता है, और लड़कियों का वॉइस पतला हो जाता है, और भी गुण बहुत है, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है? तो ध्यान दीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ये क्या करता था? आपको पता होगा, मैंने बताया था। अगर वीडियो आप लोग सब्जेक्टिव का देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, जो नहीं देखा लिख के रखिए, उसको बायोलॉजी में बड़े बेकार नंबर आएगा। जब सब्जेक्टिव का क्लास कराते हैं तो कहाँ रहते हैं, जब करवाते हैं तो अच्छे तरीके से कीजिएगा ना।
ध्यान दीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि उत्पन्न होता है तो एक प्रकार का द्रव उत्पन्न करता है। ये द्रव जो होता है शुक्राणुओं को सुरक्षित रखता है, क्योंकि इस द्रव जो होता है प्यारे बच्चों क्षारीय होता है, जो उसको गमन के लिए रास्ता प्रदान करने के आसानी से गमन कर सके। क्षारीय पदार्थ का, एक द्रव का, लिक्विड का क्या करता है, स्राव करता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ये मूत्र मार्ग को भी नियंत्रित करता है और वीर्य के लिए रास्ता को भी नियंत्रित करता है। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो वीर्य और मूत्र जनन दोनों को नियंत्रित करता है, वो प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखो, बलवायुथ्रल ग्रंथि स्थित होता है, बताओ बलवायुथ्रल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए तो बलवायुथ्रल ग्रंथि कहाँ पर अवस्थित होता है। एकदम मस्त क्वेश्चन है। बलवायुथ्रल ग्रंथि को अभी मैंने बोला कौन और नाम बोलते हैं, चलिए बता दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखिए, बलवायुथ्रल ग्रंथि जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के आसपास नहीं होता है, लेकिन ब्रेसन के पास ये तो कभी होगा नहीं। प्रोस्टेट ग्रंथि थोड़ी नीचे होता है, यूरेथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग होता है उसके समीप, आधे ब्रेसन के नीचे नहीं। प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ना, उसके नीचे में होता है। कौन सा? बलवायुथ्रल ग्रंथि। देखिए जाकर के फिगर तीसरा चैप्टर करवाए अच्छा तरीका से, ठीक है। तो थोड़ा उसको मैं जल्दी करवा दिया, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाया हूँ, ठीक है। मैंने खोल के नहीं समझाया, लेकिन समझाया हूँ, जाके देख लेना। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होता है कौन ग्रंथि? बलवायुथ्रल ग्रंथि। ध्यान रहेगा तो याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर है 12 नंबर क्वेश्चन। शुक्राणुओं का परिपक्व, शुक्राणु जो होता है मैच्योर होता है पूरी तरह से, कहां पर? एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो शुक्राणु जो होता है पूरी तरह से अधिवेशन में तैयार हो जाता है। कहां पे? ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। शुक्राणु कहां पर जाकर के परिपक्व होता है? तो याद रखना अधिवेशन में होता है। कहां पे? अधिवेशन में। एकदम याद करते जाओ, इसमें याद करने की चीज है, एक बार सुनिएगा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिंडेन कोशिकाएं उपस्थित होती है, बताओ लिंडेन कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो फटाफट बता दीजिए लिंडेन कोशिकाएं जो होता है कहाँ पर उपस्थित होता है? तो लिंडेन कोशिकाएं जो होता है ये आपका प्यार बच्चों ब्रेसन में होता है, ये ब्रेसन में होता है प्यार बच्चों। कौन? तो लिंडेन कोशिकाएं, ठीक है। लिंडेन कोशिकाओं को और क्या कहा जाता है पता है आप लोग को? चलिए बहुत बढ़िया, लिंडेन कोशिकाएं, ठीक है। तो इसको हम लोग अंतराले कोशिका भी बोलते हैं कभी कभार, ठीक है, लिंडेन कोशिका को। शुरू में जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था लगभग जनवरी के या तो दिसंबर में, तो उस समय मैंने करवाया था सारा, एकदम गहराई में पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जो विद्यार्थी मेहनती रहता ना, तो आज हमको ये नहीं कहना पड़ता कि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। दुर्भाग्य बस आप लोग मेहनती नहीं है, बस आप दिखावा करते हैं कि मेहनती हैं, ठीक है। अधिकांश लोग मेहनत नहीं करते हैं, और जो लोग करते भी हैं तो बायोलॉजी पहला चैप्टर पढ़े हुए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गया, उसको रोज रिवीजन करना है, कम से कम एक झलक देखेंगे ताकि अच्छा से याद हो जाए। बात को समझते नहीं है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कहा जरा 14 नंबर क्वेश्चन कि शुक्रजनक नलिकाओं में पाए जाने वाला पोषक के कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो शुक्रजनक में नलिकाओं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों? बता दीजिए, थोड़ा सोच समझ के। यहाँ पर आपका पूछा जरा, शुक्रजनक नलिकाओं में पाए जाने वाला, किसमें? तो शुक्रजनक नलिकाओं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को हम लोग क्या कहें? पोषक कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे? चलिए फटाफट लगा दीजिए। तो ध्यान रखेगा कि शुक्रजनक नलिकाओं में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को सर्टोली कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? तो सर्टोले कोशिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मेहनत करते चलिए, और मेहनत में कोई भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि मनुष्य में गर्भावधि का काल क्या है? कमेंट करो। 9 महीना होता है ना, तो 9 महीना में कितना हफ्ता होता है? तो एक महीना में 4 हफ्ता, तो 9 महीना में 9 का 36, लगभग 36 से 40 हफ्ता। तो यहाँ पर लगभग 40 हफ्ता में मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य में जो गर्भावधि का जो काल होता है 9 महीने होता है। कितना महीने होता है? 9 महीना पर सबसे सेफ रहता है। 9 महीना काफी बड़ा दिन है, ठीक है। तो 36 सप्ताह यहाँ पर मनुष्यों में गर्भावधि का काल होता है, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 मिल जाए तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्राइमरी, हाँ देखो ये क्वेश्चन मस्त है।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या क्या होता है? जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है ना, तो 4 शुक्राणु यहाँ से मिल जाता है, तो शुक्राणुओं की संख्या 4 हो जाएगी। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या टोटल 4 होती है, क्योंकि इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 निकलता है, समसूत्री में 2 निकलता है, सारा चीज पढ़ाया हुआ चीज है। अगला देख लीजिए, अंडाशय का आंतरिक भाग क्या कहलाएगा? तो अंडाशय जो होता है उसका आंतरिक भाग स्ट्रोमा कहलाता है। अंडाशय जो होता है उसका आंतरिक भाग स्ट्रोमा कहलाता है, लेकिन गर्भाशय का आंतरिक भाग जो होता है वो आपका एंडोमेट्रियम कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आवेगा, फिर कहेगा कि पढ़ाई नहीं किए हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग स्ट्रोमा और गर्भाशय का आंतरिक भाग एंट्रोरियम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोमा इसका राइट आंसर होगा। याद करते चलो, मेहनत से पढ़ते चलो, ना याद रहे उसको स्टार मार के लिखते चलो। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है ना, एक अंडा निकलता ही है 1 महीने के बाद, और वो निकलने का सबसे बड़ा कारण होता है 14वें से 15वें दिन अंडोत्सर्जन होता है, जिसमें लुटिजाइनिंग हार्मोन जो होता है 14वें दिन पेट पर पहुंच जाता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा तेजी से ये लुटिजाइनिंग हार्मोन होता है, स्रावित होने लगता है, जिसके कारण वो क्या होता है? अंडोत्सर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। कितना अंडाणु का होता है? टोटल महिला में 400 अंडाणु जीवन में पाया जाता है जीवन काल में, तो एक अंडाणु हर महीने निकलता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, एक अंडाणु का क्या होता है? अंडोत्सर्जन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए अंडाशय है, उसमें अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग अंड जनन कहेंगे, एक जनरेशन कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण किससे होता है? अंडाणु जो होता है अंडाशय में किससे निर्माण होता है? तो जनन एथिलियम से, एलेथिलियम से होता है। अभी यही सब क्वेश्चन आवेगा, कहेगा कि ना पढ़े तो क्या कीजिएगा, कुछ चाह रहा है वहां पर बचने का। और बायोलॉजी में अगर नंबर किसी का कटता है ज्यादा, तो वो ऑब्जेक्टिव ही है। अगर हम आपको सच बताए ना, जितना विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर आपका तैयारी को तौल दिया जाए ना, बिहार बोर्ड वाला 70 क्वेश्चन लेके आया जाए और बताया जाए कि 70 में बनाओ, कितना क्वेश्चन बना सकते हो, तो मुश्किल से सच्चाई बोलूंगा, लेकिन आपको दुख भी लग सकता है। लेकिन क्या बोलूं, छोड़ो, क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक है, अगर आपके समक्ष वो क्वेश्चन आएगा सेंटअप एग्जाम का, उसमें देख लेना कितने पानी में हो, कितना मेहनत कियो, वही आपका रिजल्ट दिखाएगा। सेंटअप में अगर 35 सही कर लिए तो समझिए आप बिल्कुल सेफ हैं, 35 को आराम से कर लेंगे बोर्ड में भी। सेंटअप एग्जाम आपका उदाहरण दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। बायोलॉजी में सबको दिक्कत होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होता। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है तो समझो और घटिया तैयारी है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट को। अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो ध्यान रखना, जनन एपिथेलियम से। कड़वा लग सकता है बात, लेकिन सच्चाई बोल रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत ना होगा, बस रेगुलर करते चले, जो पढ़ाएंगे वो एकदम 70 में 65 लग जाएगा। लेकिन बायोलॉजी है जो जितना अंदर पूछेगा उतना गहराई मिलेगा। अगला देख लीजिए, अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहेंगे? अगर अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंडोत्सर्जन ना कहेंगे, क्या कहेंगे? अंडोत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडोत्सर्जन, यानी कि अंडा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? अंडा का उत्सर्जन, इसलिए राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि है? देखो यहाँ पर कौन आपका अंतःस्रावी अल्पकालिक अंतः ग्रंथि है, बता दो। यहाँ पर आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन फटाफट से, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। तो बताओ कौन हो जाएगा? देखो, अंतःस्रावी अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कॉपर लिथियम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कॉपर लिथियम को? तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि हर महीने महिलाओं में मासिक चक्र होता है, तो मासिक चक्र के दिन होता है। मान लो 14वें दिन तो अंडोत्सर्जन हुआ, 14वें से 15वें दिन और 28वें दिन तक ही निकल जाएगा। तो ये बात ये है कि अंडोत्सर्जन होगा तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में
पदार्थ रह जाता जो कॉपर ल्यूटियम बनता आगे चल के, क्या बनता है? कॉपर ल्यूटियम। और यही अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। कौन करता है? तो कॉपर ल्यूटियम करता है। जो ग्राफिकन पुटिका होता है ना, वो रह जाता है, जिससे अंडोत्सर्जन निकला, तो वो कुछ ना कुछ ग्राफिका पुटिका रह जाता है, जिसके कारण ये कॉपर ल्यूटियम का निर्माण होता है। और कॉपर ल्यूटियम आगे चल के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। कौन सा हार्मोन? कॉपर ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? प्रोजेस्टेरोन। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा तो कहिएगा कि पढ़वे नहीं किया, हम कितना बार पढ़ा चुके हैं अभी तक। कॉपर ल्यूटियम द्वारा कौन हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। अरे कितना पढ़ाएं, मेहनत नहीं कीजिएगा, खुद से लिखिएगा नहीं, कलम चलाइएगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अगला देख लीजिए, गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? अंडाशय के भीतरी स्तर को स्ट्रोमा और गर्भाशय के भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम। आगे बताए थे, अगर भूल गए हैं, नहीं नोट किए हैं, तो याद रखो बायोलॉजी में तुमको 20 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। ये लक्षण आपका दिखा रहा है, नहीं नोट किए तब नोट कर ले, तब तुमको पता है कि आप याद करने के लिए नोट किए हैं, पहला ही वार्निंग है, ठीक है। गर्भाशय के भीतर स्त्री को क्या कहते थे? एंडोमेट्रियम कहते हैं। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बात को ध्यान रखिएगा, गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जनन एपिथेलियम क्या होता है? तो यही ना होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करता है, ये वाला चीज। अब ये सब चीज है कि आपको मेहनत से ही पाया जा सकता है। आपको लगता होगा कि हमको कैसे याद है, अरे समझ के पढ़े, रोज रिविजन कीजिए, इतना चटनी क्वेश्चन है। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन जो होता है, अंडोत्सर्जन क्यों होता है? केमार्जन अंडोत्सर्जन होता है, पता है लेकिन नहीं, ये पता है, नहीं ये पता होगा, देखो तो लग रहा है। 14वें से 15वें दिन अंडोत्सर्जन होता है, ठीक है। अंडोत्सर्जन 14वें से 15वें दिन होता है। इसका कारण ये होता है, यहाँ पर एलएच हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना, इसका स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण अंडोत्सर्जन हो जाता है। यानी कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? एलएच हार्मोन होती है और एफएसएच हार्मोन, दोनों होती है। तो यहाँ पर तो आपका दोनों तो ऐसे एगो लगाने के बाद है कि ना, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। पता है मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर का कौन है? पता है कि नहीं? ये भी पता नहीं है तो तब तो दिक्कत है। मास्टर ग्रंथि हमारा है ना, कौन है? पिस्टन पिट्यूटरी ग्रंथि, पता है ना आप लोग को? यही ना जो चतुराई का होता है। तो यहाँ पर एक हो के बात किया, ऐसे सभी होता तो सभी भी लग जाता, लेकिन यहाँ पर अंडोत्सर्जन क्रिया किसके प्रभाव से होती है? एलएच होती है, क्योंकि एलएच जो होता है ना, बहुत ज्यादा स्तर इसका बढ़ जाता है, जिसके कारण 14वें 15वें दिन अंडोत्सर्जन होता है। इतना बढ़िया से समझाने के बाद भी अगर एक क्वेश्चन तैयार ना हो, इस चैप्टर क्लियर ना हो, तो हमको धिक्कार है ऐसे स्टूडेंट पर, ठीक है। इतना मेहनत के पढ़ाने के बाद जो भी क्लियर ना होता। बताओ, माना प्लेसेंटा होता है तो हिमोकोरियल होता है। क्या तो माना प्लेसेंटा का काम पता है क्या चीज है? ये ना पता तब तो बड़ी दिक्कत है। माना प्लेसेंटा जो होता है ये हिमोकोरियल होता है। ये प्लेसेंटा का मतलब अपना जानते हैं ना क्या करता है? जो पोषण प्रदान वगैरह करता है, ये सब पता होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते पता होता है। प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? लो आइएगा क्वेश्चन, अपरा इसको हिंदी में बोलते हैं। अपरा का काम क्या चीज है बताओ? अपरा का काम क्या है बताओ? भ्रूण के माँ को न, ये क्या है ना, भ्रूण को माँ को रक्त प्रदान किया जाता है, भ्रूण को माँ के रक्त को पोषण का प्रदान करता है, भ्रूण झिल्ली द्वारा घिरा होता है। बताओ, ए और डे को मैंने काट दिया, तो आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा का जो कार्य होता है, भ्रूण में माँ के रक्त को पोषण प्रदान करना है। क्या करना है? भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्रदान करने के, जो माँ का जो भ्रूण होगा, ठीक है, उससे बच्चों को पोषण प्रदान करना, यही प्लेसेंटा का काम होता है, अपरा का काम होता है, बस कुछ नहीं है। जैसे बच्चा पेट में पल रहा है, ठीक है, तो उसको रक्त के माध्यम से पोषण प्रदान होगा, उसको कोई खाना खिला जाएगा, लो बउआ खाना खाओ, कि रक्त से मिलेगा। अगला देख लीजिए, गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो गैमेट निर्माण का मतलब युग्मक निर्माण। युग्मक जनन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड है चतुराई का बोर्ड, ठीक है। गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। गैमेट निर्माण को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आज 28 नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचना विकसित होती है। मान लो पूर्ण विकसित जंतु है तो सभी संरचना विकसित होगा, अंदर वाला, अंदर के बात होगा, तब होगा जनन स्तरों से। और जनन स्तर 3 प्रकार के होता है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और याद बोलेगा, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, अब आगे याद आ जाएगा, ठीक है। ये जनन स्तरों के द्वारा ये निर्माण होता है। राइट आंसर ध्यान रखेगा, डी नंबर
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्तनपायी जीवों में भ्रूण के लिए, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्तनपायी, ध्यान दीजिएगा, स्तनपायी जीवों में भ्रूण के एलेंटोइस किसकी की सहायता करता है। एलेंटोइस होता है ना, जैसे कि कुछ बच गया तो उसको निकालना। स्तनपायी जीव में भ्रूण के एलेंटोइस जो होता है किसकी सहायता करता है, तो उत्सर्जन करता है। जो भी कचरा वगैरह अगर है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। भ्रूण जैसे रहता है ना, उसमें कुछ गंदगी वगैरह रहता है, कुछ रहता है, तो उसको निकालने का काम करता है एलेंटोइस। उत्सर्जन का काम करता है, उत्सर्जन का मतलब निकाल देना, ठीक है। तो वही चीज है, उत्सर्जन का काम करता है एलेंटोइस, ठीक है। एलेंटोइस का काम यही है कि भ्रूण के बाद जो भी कुछ बचा हुआ है उसको निकाल देना, एलेंटोइस का काम है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ग्राफियन पुटिका कहाँ पर पाई जाती है। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्या करोगे। तो बताओ, ब्रेसन में क्या करेगा ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका का निर्माण क्या चीज होता है, जब मासिक चक्र होता है तो स्थानीयों के अंडाशय में पाया जाता है, ठीक है। कौन पाया जाता है, तो ये ग्राफियन पुटिका जो होता है, जैसे कि इसमें पाया जाता है स्थानीयों के अंडाशय में। और ग्राफियन पुटिका के बारे में बताए थे, इसी से कॉपर ल्यूटियम का स्राव होता है। और कॉपर ल्यूटियम क्या चीज किसका करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए और मेहनत से पढ़ेगा ना तो एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ग्राफियन पुटिका किसमें पाया जाएगा, एक तरह से अंडाशय में नहीं पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका पाया जाता है स्थानीयों के अंडाशय में पाया जाता है। कौन, तो ग्राफियन पुटिका। ध्यान रहेगा, एकदम ध्यान रहेगा, अरे ध्यान रखना भी चाहिए, क्या दिक्कत है। गैस्ट्रुलेशन एक प्रक्रिया है जो क्या करता है, ग्लाइस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जो करता है, क्या करता है, एकल स्तरीय परिस्थितियों का द्विस्तरीय में ऑर्गेनेल का निर्माण कोशिकीय गतियां होती है। बताइए गैस्ट्रुलेशन का क्या काम होता है, फटाफट से बता दीजिए क्या होता है। इसका होता है गैस्ट्रुलेशन के प्रक्रिया में कि कोशिकीय इसमें गतियां होती है। और ये तीन प्रकार का गैस्ट्रुलेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। इस प्रकार से होता है, तीन को ध्यान रखिए। गैस्ट्रुलेशन एक प्रक्रिया इसमें कोशिकीय गतियां होते हैं। गैस्ट्रुलेशन की बात करेगा ना तो इसमें कोशिकीय गति होगा, कोशिका कैसे गति करता है उसके बारे में है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होना चाहिए तो कहाँ पे, बताइए कहाँ पर दिक्कत आप लोग को होना चाहिए, रिवीजन करने में। रिवीजन करते हैं ना, पहली बार पढ़ते हैं ना तो दिक्कत होता है, फिर सीख जाते हैं, फिर उसको बार बार करते हैं तो पता चलता है कि बड़े आसान क्वेश्चन है, सीख गए हैं। और जो नहीं से सीखेगा उसको लगेगा बड़ी हार्ड है, दिक्कत है। मेहनत करते करते कोई भी चीज आसान होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, स्थानीय में शुक्राणुओं के निर्माण निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो बताओ, स्थानीय में निषेचन की क्रिया फैलियोपन नलिका में ना होता है, कहाँ पे होता है, यहाँ पर शुक्राणु अगर मान लीजिए अंडाणु से मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा, तो फैलियोपियन नली में मिलेगा। और यहीं पर निषेचन होगा और यहाँ से गर्भाशय नजदीक पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा फैलियोपियन नली में। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, जनन अंग विकसित होता है। जनन अंग शरीर के अंदर का भाग है, इसीलिए इसको मेसोडर्म के द्वारा विकसित होता है। क्या चाहिए है, जनन अंग शरीर के अंदर का भाग एक तरह से समझो है, तो इसको हम लोग मेसोडर्म के द्वारा विकसित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो, भ्रूण के आंतरिक आंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजन प्रोटीन पाया जाता है, तो बताओ फर्टिलाइजन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाएगा। फर्टिलाइजन प्रोटीन पूछा हुआ है, तो इस शुक्राणु का जो सतह होता है ना उस पर पाया जाता है फर्टिलाइजन प्रोटीन। फर्टिलाइजन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो शुक्राणुओं के सतह पर। और शुक्राणु का जो ऊपरी जो टोपेनुमा संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं पता है, जिसको पता है ना उसको समझिए कि 35 में 35 सही एग्जाम में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, भला ही है। और जिसको नहीं पता शुक्राणुओं के सतह पर जो ऊपरी में होता है उसको क्या बोलते हैं, तब तो दिक्कत है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। उसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्जी काय का। इसका आंसर पता है, समझिए बहुत बने तैयारी है। इसी प्रकार से मेहनत करे, जिसका सही नहीं होता इसका मतलब ये ना करे आप पढ़ भी ना करो, आप बहुत कमजोर हो। मेहनत करने से कोई भी चीज बेहतर होता है। कितना मोटिवेट करते करते तो हम थक गए, लेकिन हो ही नहीं रहे आप लोग, कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा। अगला देख लीजिए, नेत्र लेंस बना होता है। नेत्र लेंस किससे बना होता है, नेत्र लेंस जो होता है ये एंडोडर्म से बना होता है। किससे बताइए, नेत्र लेंस किससे बना होता है, कमेंट 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 कीजिए। तो नेत्र लेंस होता है किससे बना होता है, 36 नंबर क्वेश्चन है।
एक्टोडर्म बताओ, आंख का लेंस जो होता है किससे बना होता है? एंडोडर्म से तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, नेत्र लेंस जो है, ये हमारा नेत्र लेंस है, ये जो होता है एक्टोडर्म से होता है। और जनन की बात होता है तो वो तो मेसोडर्म से होता है निर्माण। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए नेत्र लेंस से तो वो एक्टोडर्म से होता है। कैसे होता है? एक्टोडर्म। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ए नंबर, नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म से। कॉपर ल्यूटियम का विकास कहाँ पे होता है? अब बताओ, कॉपर ल्यूटियम का विकास कहाँ पर होगा? तो ग्राफियन फॉलिकल से होगा। और कॉपर ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करेगा। किसको स्रावित करेगा? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कॉपर ल्यूटियम का विकास कहाँ पर होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल में होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है? तो जैसे कि अंड जनन होता है, निकल जाता है, तब ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? अभी ना हम आपको बता रहे थे, लगभग 4-5 बार बतानी है दीजिए। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। बताओ, अभी ना पता है तो मैं क्या करूं? बताओ, एक बार ना बताया, 2 बार ना बताया, लगभग 3 बार बता ही देंगे इस वीडियो में। पहले ही बताएं, टेस्ट में बताएं, पता ना कब कब बता दें आपको। प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 39 नंबर क्वेश्चन है, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ का पोषण प्रदान करता है। तो सर्टोले कोशिका से करता है। बताओ किससे करता है? विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है। किससे करता है? बताओ तो एकदम फटाफट से बता दीजिए कि सर्टोले कोशिकाओं से। तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, बेहतर तैयारी है। यानी कि स्पर्मेटोजोआ, जिसमें 4 गो शुक्राणु निकल जाता है सूत्र विभाजन के दौरान, और इसमें जो पोषण प्रदान होता है सर्टोले कोशिका से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ, बायोलॉजी लिए हो कितना मेहनत करना पड़ता है, मैथ लिए होते तभी सो रहे होते हैं। अगला देख लीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है कहाँ पर उपस्थित होता है? बता दो। फैब्रिक के ऊपर नहीं, किडनी के ऊपर कहाँ होता है? ब्रेसन के पास, ये भी नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। मूत्र मार्ग जो होता है ना, उसके चारों ओर होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा बच्चा जानता है कि कुल शून्यक उसकी अवस्था को मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला। और कोरा के गुहा को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोलिस्ट। तो यहाँ पर 16 कोष की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना, मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। अगला देख लो 42 नंबर क्वेश्चन। कहा सर आप लोगों से कि मानव में मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? मानव में जो होता है मासिक चक्र, जिससे हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, इसको नियंत्रित करने के लिए कौन हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है, एफएसएच होता है। एस्ट्रोजन समझते हैं ना, पुरुषों में नहीं स्त्रियों में होता है। एंड्रोजन, एंडो रहेगा तो पुरुषों में, एस्ट्रोजन रहेगा तो महिलाओं में। एफएसएच यानी कि ये भी, और ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन ये भी, यानी कि मानव में मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इनमें से सभी है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। देखिए, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा? एस्ट्रोजन द्वारा के प्रोजेस्टेरोन द्वारा। बहुत बढ़िया, लगाते जाइए कमेंट बॉक्स में, लगा दीजिए आप लोग फटाफट। देखो, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को जो नियंत्रित करता है वो एस्ट्रोजन करता है। इसका काम होता है महिलाओं का जो वॉइस होता है उसको पतला कर देना, और भी कई सारे विकास किशोरावस्था में, ठीक है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, आवाज का पतला होना, ठीक है। तो यही है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण बाद में आता है, जब उम्र बढ़ता है, जब 14 से 16 होता है, 18 होता है, तब। तो इसमें एस्ट्रोजन जो होता है नियंत्रण करता है, और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कहा जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। कारण क्या है कि स्तनधारियों में वृषण जो होता है, वृषण के मतलब समझ में करते हैं, उदर गुहा के बाहर मतलब पेट के नीचे में होता है। कारण क्या है कि नीचे में होता है, अंदर क्यों नहीं होता है? तो कारण ये है कि शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, तब वो निर्माण होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं शुक्राणु जनन के लिए
शुक्राणु जनन के लिए वृषण के बाहर उदर गुहा के बाहर वृषण होता है। मासिक चक्र के किसके दौरान होता है? तो 14वें से 15वें दिन होता है। इसमें कौन सा हार्मोन पीक पर होता है? तो एलएच हार्मोन। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, इस कारण से होता है। अगला देख लीजिए, कहा जरा कि स्त्रियों में राज्योवृत्ति की उम्र कितनी है? मतलब कि जो मासिक चक्र लास्ट बार आएगा, कितना साल तक उम्र तक आ सकता है? तो लगभग 50 वर्ष तक होता है ना, फिर उसके बाद मासिक चक्र नहीं होगा। आप गर्भाधारण करिए या ना करिए, ठीक है, 50 के बाद आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्त्रियों में राज्योवृत्ति की उम्र कितनी है? तो 50 वर्ष होगा, ध्यान रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं के विभाजन में प्रारंभ होता है। बताओ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य के निषेचित अंडुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्य के निषेचित अंडों में विभाजन प्रारंभ होता है जब अंडा फलियोपियन नली में होता है। हाँ, जब अंडा क्या चीज होगा? फलियोपियन नली में होगा, तभी ना विभाजन होगा। जब अंडा फलियोपियन नली में होता है तो वहां विभाजन होता है, क्योंकि वहां से गर्भाशय नजदीक पड़ता है, इसीलिए ऐसा वहां पर होता होगा। ठीक है, तो सही जवाब 47 का क्या होना चाहिए? सी नंबर होना चाहिए। और जब निषेचन होगा तो युग्मज का निर्माण होगा, और युग्मज का निर्माण होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, इसलिए सही जवाब यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आसान है ये है। अगला बताओ, कहा जा रहा है कि मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाला क्रम है। मतलब मासिक चक्र होता है, ठीक है, तो उसको शुरुआती में जो होने वाला हार्मोन है उसका क्रम कौन होता है? पहले तो एफएसएच होता है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसका स्रावन का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, एफएसएच, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन। अंडोत्सर्जन के बाद स्थानियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जीना पेलुसिडा बोलते हैं। यानी अंडोत्सर्जन होता है, जब अंडा निकलने लगता है तब उसके बाद स्थानियों में अंडाणुओं एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीना पेलुसिडा। ठीक है, ध्यान रखिए, इतना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा तो याद रहता है। जिबरलिन क्या है? बताओ, ये क्वेश्चन मैं बताऊं, मैट्रिक से पढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन मैं जवाब दे दूं तब तक बड़ी दिक्कत है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, आपके लिए रहा क्वेश्चन बाय कॉमन नंबर। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है? देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से ना। कौन कौन सा में एकदम लाइक ठोकिए कि हाँ एकदम सही मारे हैं। ये कॉमन नंबर में जो है गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से। तो ऑनलाइन पिटाई जाएगा तो पता चलेगा कि हमको इस चैप्टर में पढ़वे नहीं किए थे। तो गर्भाशय पुरुष में क्या करेगा? वही बच्चे को जन्म देता है। मादा जनन तंत्र में पाया जाता है गर्भाशय। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अब ये भी ना पता चले गर्भाशय कहाँ पर है, इसका मतलब है कि सब्जेक्टिव में 0 लेवल का तैयारी है। सब्जेक्टिव की क्लास देखे नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्लास करने के लिए दौड़ पड़े हैं। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करना है तब ना मैनेज होगा। अनुवांशिक कोड कितना होता है? तो अनुवांशिक कोड टोटल 64 गो होता है, जिसमें से 3 गो जो होता है ना कोड नहीं करता, 2 गो कोड करता है। ठीक है, जैसे पर समापन कोड होता है, एक प्रारंभिक कोड होता है। तो अनुवांशिक कोड में कुल कितने कोड होते हैं? 64 कोड होते हैं, और इसमें बेस को अमीनो अम्ल होता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखो यार, कितना बताया हूँ आपको, तो बताते बताते माथा पिराने लगता है कि चीज को क्या पढ़ा रहे हैं। द्विगुणित संरचना क्या होती है? तो द्विगुणित संरचना जाइगोट होती है, युग्मनज होती है, जिसमें नर और मादा मिल करके 2n बनाता है, जो निषेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मज बनता है, युग्मज के बाद भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद शिशु का निर्माण हो जाता है। अगला देख लीजिए, शिशु का अगला देख लीजिए, शुक्राणु किसकी मदद से प्लूसिडा को विभेदित कर देता है? बताओ, तो एक्रोसोम के माध्यम से। मैंने बोला ना कि जैसे अंड जनन होगा तो उस अंडा जो होगा ना वो प्लूसिडा से घिरा हुआ रहेगा, और ये काम करता है तोड़ने का एक्रोसोम। जो एक्रोसोम में विशेष प्रकार का रसायन होता है जो उसको तोड़ डालता है, फाड़ डालता है। ठीक है, फिर उसके बाद निषेचन होता है। तो शुक्राणु किसकी मदद से प्लूसिडा को विभेद कर देता है? तो एक्रोसोम की मदद से। एक्रोसोम में वो रसायन होता है कि फाड़ चीर दे। ठीक है, इस कारण से फिर निषेचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। बताओ कहां पर पाया जाएगा लेंडिंग कोशिका? तो ये पाया जाता है वृषण में। कहाँ पे पाया जाता है भाई बाप? वृषण में। लेंडिंग कोशिका कहाँ पे पाया जाता है? तो वृषण में। याद रहेगा ना, भूल जाएंगे, क्या याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए,
मानव में निषेचन होता है, तो मानव में निषेचन कहाँ पर होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मानव में जो निषेचन होता है कहाँ पे होगा। तो कहोगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है ना कि मजाक कर सके इसमें, ठीक है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फैलियोपिया, अच्छा सॉरी सॉरी हम गलत लगा दिए थे, इसमें शिशु का निर्माण ना हो जाता है, फैलियोपिया नली में निषेचन होता है जहां से गर्भाशय नजदीक होता है। ध्यान से, मानव में निषेचन की क्रिया होवेगा तो कहां पर होगा, गर्भाशय में होगा। और शिशु का निर्माण होता है, शिशु का निर्माण होता है, शिशु का निर्माण गर्भाशय में होता है, ठीक है। और ये सब तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अंडाशय से सिर्फ अंडाणु का निर्माण होता है और कुछ है नहीं। अगला देख लो भाई, वाह, अगला क्वेश्चन 57 नंबर का आंसर है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को हम लोग क्या कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन आ गया और हमको बताना पड़े तो दिक्कत है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या बोलते हैं, फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या बोलते हैं, अभी ना बताए तो मोरुला, जिसमें 16 कोशिकीय अवस्था होता है। तो वही क्वेश्चन का आंसर है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मोरुला कहते हैं, जिसमें 16 कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा तो भाग दो, अगले क्वेश्चन पे हो। स्थानीय में निषेचन कहाँ होता है, मैं बताऊं क्या बताओगे, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, अरे बताइए दे तो छोड़िए दीजिए, क्या दिक्कत है। फैलियोपियन नली में निषेचन होता है, ऑप्शन सी। परिपाक व शुक्राणुओं के, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको बताओ कि परिपाक में ऑप्शन दे दूं ए बी सी डी, बताओ कि परिपाक शुक्राणुओं के शीर्ष टोपेनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्जी काय का। तो एक्रोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोक की गुहा को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिल, क्या कहते हैं, कोरक की गुहा को, कोक की गुहा को हम लोग ब्लास्टोसिल कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन होता है। एलएच और एफएसएच के द्वारा अंडोत्सर्जन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। 62 नंबर है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं शुक्र जनन। क्या कहते हैं, शुक्र जनन क्या कहते हैं, बताइए फटाफट से। शुक्र जनन द्वारा नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा, शुक्र जनन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि युग्नारंभ के समय अर्थात चक्र को क्या बोलते हैं, दर्शन। जैसे कि युवा अवस्था भी है सब लोग का, ठीक है, 19 20 21 जितना भी है, 17 16 15 11, तो ये अवस्था जो यौवनारंभ कहलाता है, इसको बोला जाता है दर्शन। अब मान लो कोई, मान लीजिए 50 साल का हो गया तो उसको बोलेंगे राज्योवृत्ति, जो आना बंद हो जाता था ये राज्य दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है कि परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया, मादा की बात किया जा रहा है, पुरुष की बात नहीं किया जा, नर की बात, इसलिए अंड शुक्राणु जनन तो होगा नहीं, अंड जनन होगा भाई बात, ठीक है। यहाँ पर होगा परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया को अंड जनन, और परिपक्व नर युग्मक बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अंड जनन। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बताता है, ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत ना, पहले भी ऐसे पढ़ाइए देते द्वितीय केंद्र से, अब इसके बारे में बताएंगे, उससे पहले दूसरा चैप्टर देख लो जाके। अंडाणु को भेदने से पूर्व कोशिका का परिवर्तन क्या कहलाए, हाँ मान लो अंडाणु को भेदना, अंडाणु में पता है कि पहले सूडा रहता है, उसको नष्ट करना रहता है, किसके द्वारा, तो एक्रोसोम के द्वारा, जो शुक्राणु में होता है, ठीक है। अंडाणु को भेदने से पहले पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्वन, भेदने से पहले शुक्राणु परिपक्व पूरी तरह से तैयार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिसिटेशन। क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन, इसको बोलता है कैपिसिटेशन। अंडाणु को भेदने से पहले शुक्राणु परिपक्वन कैपिसिटेशन कहलाता है। अगला देख लो, फैलियोपियन नलिका के अंडाशय से निकट संभाग क्या कहलाता है, फैलियोपियन नलिका से, ठीक है, उसको वायु कोशिका कहेंगे, क्या कहेंगे, वायु कोशिका, ध्यान रख लो। फैलियोपियन नलिका से अंडाशय के निकट संभाग को वायु कोशिका कहते हैं। मादा में गर्भकाल कितना दिन का होता है, 90 दिन, कितना दिन, 90 दिन नहीं, 9 माह, यानी कि लगभग 36 सप्ताह, 9 माह मैंने 9 महीना। अगला, एक स्वस्थ महिला, ये तो मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया है। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडे को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है, हर एक महीने की अंडे निकलती है, तो यहाँ से ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ पर हो जाती है,
तो नर हॉर्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ पर होता है आपको पता है? अंडाशय में नहीं, अंडाशय में मादा हॉर्मोन्स की उत्पत्ति होती है। नर हॉर्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? शुक्राणु में, तो ये भी गलत है, ये तो खुद युग्मक है। वृषण में होता है। कहाँ पर होता है नर हॉर्मोन्स की उत्पत्ति? कहाँ पर होता है? वृषण में। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, एंड्रोजन हो गया, तो सब नर हार्मोन है। मादा हार्मोन क्या कौन है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो ये सब है मादा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन द्विगुणित भाग है? युग्मनज है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारा ध्यान रख लो। ये अगुणित है, एन है, ये भी अगुणित है, एन है, ये आपका 2n है, और ये आपका क्या चाहिए? 3n है। ध्यान रख लो, बस याद रखना, और क्या याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, एक्रोसोम किसका संभाग है? तो एक्रोसोम शुक्राणु का सिर होता है। सिर का मतलब ऊपरी भाग होता है। कौन सा भाग? ऊपरी भाग। किसका बना होता है पता है आप लोग को? नहीं पता तो पिटाइया हो गएगा। गोल्जी काय का बना होता है? किसको ये विभेदित कर देता है? तो जोना प्लेस्योड जो होता है ना, जो अंडाणु पर होता है, उसको विभेदित कर देता है। उससे पहले जो होता है ना, शुक्राणु तैयार होता है, परिपक्व होता है, उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। अरे इतना आसान, स्टेप बाय तो एकदम याद हो जाता है। कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला प्रोजेस्टेरोन भैया कितना बार पढ़ाए हैं? अगला क्वेश्चन देख लो, गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस, इतना चटनी क्वेश्चन आ गया, छोड़ो एक क्वेश्चन के। ये देखो, शुक्राणु की मदद से प्रोसेडा का विभेद करना क्या कहलाता है? तो एक्रोसोम का स्राव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस जनन पर से रक्त परिवहन का उद्भव होता है? तो ध्यान रख लो, यहाँ से आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना है, किसके माध्यम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। नहीं कमेंट करेंगे तो थोड़ा समझ लेंगे कि आप लोग को समझ में ना आता है, क्या बतावे, कितना पढ़ा दें आपको। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भैया। आपको ग्रुप में नहीं करना भैया एवं दीदी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। लाइव चैट में नहीं बात करता मैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट देखता है कि हाँ कैसा इस वीडियो के प्रति प्रतिक्रिया है, तो कमेंट करके बताइए। और कुछ कमेंट करो कि ऐसा कोई टॉपिक लाया जाए जिससे आपका भला हो सके, जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है, ऐसा कमेंट कीजिए। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।